गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हमारे ईयर सेकेंड ईयर आधुनिक विश्वविद्यालय शिक्षा विषय में जो हमारा टॉपिक चल रहा था थर्ड यूनिट का वैश्वीकरण मीन्स ग्लोबलाइजेशन। ठीक है कि वैश्वीकरण क्या है कि जैसे कि हमने इसका मीनिंग समझ लिया था कि जब एक देश दूसरे देश की अर्थव्यवस्था जुड़ जाता है वहां पर वस्तुओं और इनका आदान प्रदान होता है तो कहीं ना कहीं ये वैश्वीकरण में आता है। यानी कि कहीं ना कहीं मतलब औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप ही वैश्वीकरण आया कि अब एक देश दूसरे देश के साथ किस तरीके से जुड़ रहा है। और हम ये कह सकते हैं कि ये जो अवधारणा है वैश्वीकरण की हमारे यहाँ प्राचीन समय से मानी जाती है कि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम की धारणा या उस सोच का शुरू से ही पालन कर रहा है। तो इसका मतलब है कि संपूर्ण विश्व पर एक धुरी के समान आ गया है, यानी कि अब एकता में आ गया है और सारे देशों की अर्थव्यवस्था एक दूसरे से अब जुड़ रही है इस वैश्वीकरण के परिणाम स्वरूप। तो आज हम इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं कि जो हमारा वैश्वीकरण है उस वैश्वीकरण की जो विशेषताएं हैं, ठीक है ना, वो विशेषताएं किस तरीके से वैश्वीकरण की विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं को समझते हुए हम सबसे पहले समझ लेते हैं इसका पूंजी का प्रवाह कि पूंजी का प्रवाह क्या है। इस वैश्वीकरण के युग में पूंजी का प्रवाह हमको किस तरीके से देखने को मिला है। इसमें ये हुआ है, इसमें आयात शुल्क घटाना, इसमें आयात पर प्रतिबंध धीरे करना, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन, साथ ही साथ विदेशी प्रौद्योगिकी को ठीक है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के युग में पूंजी के प्रवाह जब हुआ, पूंजी यानी कि जो पैसा है उसका जब विश्व प्रचलन होने लगा तो उसके साथ साथ अब धीरे क्या हुआ, आयात जो शुल्क है वो घटने लग गए, आयात पर जो प्रतिबंध है वो ढीले होने लग गए, विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलने लगा और विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन मिलने लगा। तो हम देख सकते हैं कि आज इस वैश्वीकरण के युग में टेक्नोलॉजी का इतना जमाना हो गया है कि आज विदेशी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहित किया जा रहा है, विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज एक देश का एक कंपनियां प्लांट दूसरे देश में जाकर अपना बिजनेस कर रही है, अपना कार्य कर रही है, या फिर दूसरे आयात शुल्क प्रतिबंध। पहले समय क्या होता था, जो माल का निर्माण होता है, जब माल निर्मित होता था, कोई माल बनता था तो एक राष्ट्र की जितनी जरूरत होती थी उस जरूरत के हिसाब से ही माल का निर्माण किया जाता था। लेकिन हम कह सकते हैं कि इस वैश्वीकरण के युग में काफी परिवर्तन आया। अब माल निर्मित किया जाता है, अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उसको किस तरीके से बेचा जाए, उसको कितना बनाना, इसके हिसाब से माल निर्मित किया जाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पूंजी का प्रवाह इस वैश्वीकरण के युग में हुआ है। साथ ही साथ हम समझ लेते हैं पूंजी के प्रवाह के बाद उत्पादन का प्रवाह। उत्पादन का प्रवाह जैसा कि हमने पहले जान लिया था कि आयात निर्यात में काफी प्रतिबंध ढीले हो गए, आयात पर ढीले हो गए, विदेशी प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन दिया गया। तो जो उत्पादन है यानी कि जो माल निर्मित हो रहा है, जो माल बनाया जा रहा है, उसका प्रभाव अब इंटरनेशनल लेवल पर होने लग गया है। एक देश द्वारा बनाए हुए माल को दूसरे देशों में भी
उसका उपयोग किया जाता है। हम देखते हैं हमारे भारत देश में कई ऐसे विदेशी प्रोडक्ट है जिसको आज हम यूज में ले रहे हैं, या हमारे द्वारा निर्मित ऐसे प्रोडक्ट है जो विदेशों में ले रहे हैं। तो जो उत्पादन है या जो प्रोडक्ट निर्मित हो रहा है वो अब दूसरे देशों में निर्मित हो रहा है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि किस तरीके से अब एक राष्ट्र की जरूरत के हिसाब से नहीं, पूरे विश्व की जरूरत के हिसाब से माल निर्मित किया जा रहा है। तो इस वैश्वीकरण के युग में क्या कह सकते हैं हम कि उत्पादन का प्रभाव हुआ है, जो प्रोडक्ट निर्मित हो रहा है, जो माल निर्मित हो रहा है, वो अब धीरे धीरे उसको विदेशी लेवल पर यानी कि दूसरे देशों तक उसको बेचा जा रहा है या बनाया जा रहा है। इस तरीके से इसमें काफी उत्पादन का प्रभाव हुआ है। साथ ही साथ इस उत्पादन के प्रभाव में हमारे पास अब क्या है, चयन करने के अवसर उपलब्ध हो गए कि हमको जो माल जितनी मतलब अच्छी क्वालिटी वाला और अच्छे दामों में जो उपलब्ध होता है हम उसको खरीद सकते हैं। यानी कि एक ही प्रोडक्ट जब अलग अलग कंपनियों के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, एक ही वस्तु को अलग अलग कंपनी द्वारा निर्मित किया जाता है, तो जो लोगों के पास ये अवसर हो गए कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, यानी कि उसको जो अच्छा लगेगा, कम दामों में मिलेगा, जो उसको उसकी पसंद का होगा उस प्रोडक्ट को इसमें खरीद सकते हैं। यानी कि उत्पादन प्रभाव से हमको ये फायदा एक तरह का मिला है, यानी कि अपनी चॉइसेस हो गई कि हम किस चॉइस के ऊपर उसको खरीद रहे हैं। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं श्रमिकों का प्रभाव। श्रमिक यानी कि मजदूर या काम करने वाले लोग। इस वैश्वीकरण के युग में कह सकते हैं श्रमिकों या काम करने वाले लोगों का भी प्रभाव हुआ है। किस तरीके से कि जो काम के अवसर है वो अब बेहतर ढंग से उपलब्ध होने लगे, यानी जिसको जहां पर बेहतर काम मिलेगा, जहां पर पैसा मिलेगा, वो वहां पर काम कर सकता है। यानी इस वैश्वीकरण में विभिन्न उत्पादन होने लगे, उत्पादन से कंपनियां निर्मित होने लगी, फैक्ट्रियां निर्मित होने लगी, तो जो मजदूर होते श्रमिकों को उसकी इच्छा मतलब उसकी जो चॉइस होती थी, उसका जो चयन, उसके हिसाब से उसको काम करने का अवसर मिल जाते थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अब एक देश से दूसरे देशों पर श्रमिकों का प्रभाव होने लगा। अब अपने देश तक विदेशों में जाकर भी काम करने के अवसर उपलब्ध होने लग गए। इस वैश्वीकरण के युग में हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लो किसी देश में कोई विशेष प्लांट लगा है, तो उस प्लांट को काम करने के लिए श्रमिकों की जरूरत है और वहां के लोगों को उसकी नॉलेज नहीं है, तो जिस देश के लोगों को उसकी नॉलेज है और जहां से प्लांट किया है वहां के श्रमिक वहां पर जाकर काम कर रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पर श्रमिकों का प्रभाव हुआ है। इसके साथ साथ हम देख लेते हैं श्रमिक प्रभाव के बाद श्रमिक प्रभाव देख लेते हैं। जैसा कि भारत है, ठीक है ना, कुछ समझे कि भारत में जैसे मान लो जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, सॉफ्टवेयर कंपनियों के जो लोग हैं, ठीक है ना, भारत में सॉफ्टवेयर कंपनी के जो लोग हैं, ठीक है, अब इनकी डिमांड इतनी होगी कि इनके नॉलेज बेस पर वो विदेश या अमेरिका में जाकर काम कर सकते हैं, उसमें काम को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारत के जो डॉक्टर लोग हैं, ठीक है, तो वो विदेशों में जाकर क्या करते ले रहे हैं, शिक्षा ले रहे हैं और उस शिक्षा के माध्यम से बेहतर डॉक्टर के रूप में अपनी पहचान बना रहे हैं। तो इस तरीके से काम के अवसरों को बेहतर तौर पर हमको मिल रहा है, काम हमको बेहतर तौर पर प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से एक देश से दूसरे देश जहां उनकी जरूरत होती है और जरूरत के हिसाब से किस तरीके से बेहतर काम करना, तो इस तरीके से श्रमिकों का प्रभाव हुआ है। अगला है औद्योगिक नीतियों पर प्रभाव। औद्योगिक नीतियों पर प्रभाव। अब औद्योगिक नीति में किस तरह प्रभाव कि हम देख रहे हैं कि इस वैश्वीकरण के युग में, ठीक है ना, जैसे मान लो एक है विकसित राष्ट्र, ठीक है ना, और एक है
विकासशील, विकासशील। अब हम देखते हैं विकसित राष्ट्र और विकासशील राष्ट्र। जो विकसित राष्ट्र है, ठीक है ना, अब विकसित राष्ट्र तो वो राष्ट्र जैसे हम चलने पता है जो पूरे जस्ट डेवलप है, जिनपे सारे मतलब जो समय के हिसाब से जो इन्होंने अपना अचीव किया है, अपनी उपलब्धि करी है, वहां पर किसी तरह की कमी नहीं है, तो विकसित राष्ट्र में हुआ है। विकास, ठीक है, और एक होता है विकासशील, यानी जो विकास की मार्ग पर अग्रसर या आगे बढ़ रहे हैं। अब हम देखते हैं कि इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप विकसित राष्ट्र जब अपने किसी माल को बनाते हैं, ठीक है ना, तो इस माल को बनाने के बाद इनको किसकी आवश्यकता होती है? इस माल को खपाने की, उस माल को बनाना। तो ये अपने माल को खपाने के लिए कहां पर? विकासशील राष्ट्रों की ओर रुख करते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है, इनके द्वारा निर्मित मांगों की काफी डिमांड होती है और इस तरीके से इनके माल काफी अच्छे दामों में बिक जाते हैं। तो इस तरह से औद्योगिक जो नीतियां है, उस नीतियों पर प्रभाव हुआ है। इन्होंने अपनी नीतियों को बनाया है कि किस तरीके से अपने माल को अब अच्छे दामों में और जहां इसकी जरूरत और आवश्यकता पड़ती है वहां विकासशील राष्ट्रों तक ये अपने मालों को भेज रहे हैं। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं कि किस तरीके से ये औद्योगिकरण है, इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप काफी प्रभाव आया है, काफी बदलाव आया है और इस बदलाव के परिणाम स्वरूप इसकी विशेषताएं, क्योंकि इस औद्योगिकरण ने हमने जैसा कि जाना कि इस औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप एक विश्व है जो हमको विश्व नागरिकता के रूप में हमको हमारी पहचान मिली है कि किस तरीके से अब हम एक राष्ट्र नहीं संपूर्ण राष्ट्र के तौर पर अपनी पहचान बनाने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैली जो समस्या है उस समस्याओं को एकजुट होकर उस समस्याओं के समाधान करने के तौर पर आगे आ रहे हैं, क्योंकि अब लोग एक हो चुके हैं, लोगों की सोच एक हो चुकी है, संस्कृतियों का भी आदान प्रदान हुआ है, एक देश की संस्कृति की दूसरे देश की संस्कृति के साथ पहचान मिली है। इस तरीके से इस औद्योगिकरण ने काफी हद तक और काफी परिवर्तन लाने का प्रयास किया है और औद्योगिक परिणाम से क्या हुआ है? वैश्वीकरण है और इस वैश्वीकरण ने एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा है और समय के हिसाब से हम देख रहे हैं कि ये धीरे धीरे काफी आगे बढ़ रहा है और इसमें समय के हिसाब से परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी ने इस समय को काफी हद तक चेंजेस ला गया। इस वैश्वीकरण को देखते हैं कि अब ऑनलाइन बेस पर भी लोगों को अपने प्रोडक्ट को चूज करने के अवसर उपलब्ध होने लग गए। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक वैश्वीकरण, जिसकी विशेषताओं को हमने कुछ बिंदुओं के आधार पर स्पष्ट किया। अब इससे रिलेटेड आपका आज का असाइनमेंट है वैश्वीकरण की विशेषताओं को तो वैश्वीकरण की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो आज हमने क्लासरूम में जाना, इसी के बारे में आपको अपना असाइनमेंट रेडी करना है। स्टूडेंट जैसे पता है कोविड-19 के इस दौर में जो सिचुएशन क्रिटिकल हो रही है, इसमें सावधानी सतर्कता रखनी है, घर से बाहर निकले, मुंह पर मास्क का प्रयोग करें और आवश्यकता होने पर ही निकले। फिलहाल सरकार द्वारा काफी सख्त रूल से हमको घर से अनावश्यक बाहर नहीं निकलना है और हमको घर पर रहकर अपने जो भी काम है, आपके एजुकेशन है, आपको घर पर रहकर ही बड़ी सेफ्टी और सावधानी से करना है। सरकारी नियमों का पालन करते हुए हमको इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार और समाज और राष्ट्र की सेवा में अपना योगदान देना है। थैंक यू।